हेलो स्टूडेंट्स, मैं नीरज त्यागी क्लासेस से आज हम क्लास 10th के चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन से मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस आपसे डिस्कस करेंगे। ये इस चैप्टर की पार्ट 2 वीडियो है जिसमें हमने मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं। इसमें आपको वर्ड प्रॉब्लम भी वेरी इंपॉर्टेंट मिलेंगी जिससे आपको वर्ड प्रॉब्लम पर काम करना आएगा, क्योंकि इस चैप्टर से एग्जाम में वर्ड प्रॉब्लम आती हैं। चलिए देखते हैं, यहां से हम देखते हैं चैप्टर पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। देखते हैं 5 years hence द एज ऑफ ए मैन शैल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। हमने बताया था कि जो वर्ड प्रॉब्लम आती हैं वो एज से रिलेटेड, नंबर से रिलेटेड, कॉस्ट से, वैल्यू से रिलेटेड और डिस्टेंस और टाइम से रिलेटेड। चलिए देखते हैं 5 years hence, क्या कहा? 5 साल के बाद द एज ऑफ ए मैन शैल बी 3 times द एज ऑफ हिज सन। जो मैन की एज है वो 3 times होगी उसके सन से, उसके बेटे से। वाइल जबकि 5 years अर्लियर, 5 साल पहले, 5 years ago, 5 साल पहले, द एज ऑफ द मैन वाज 7 times ऑफ एज ऑफ हिज सन। उसके सन की, उसके बेटे की एज से 7 times कम थी, सॉरी 7 times के इक्वल थी। द एज ऑफ द मैन, मैन की जो एज थी 7 times ऑफ द एज ऑफ द हिज सन, उसके सन के एज के 7 times थी 5 years पहले। द प्रेजेंट एज ऑफ द मैन, मैन की जो प्रेजेंट एज है वो फाइंड कराइए। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, सबसे पहले लेट करते हैं प्रेजेंट एज ऑफ मैन। मैन की जो प्रेजेंट एज हमने लेट की x years लेट की। नेक्स्ट प्रेजेंट एज ऑफ हिज सन, उसके जो बेटे की प्रेजेंट एज है वो हमने बाई ईयर्स लेट की। अब हमने फर्स्ट कंडीशन, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन, फर्स्ट कंडीशन में देखेंगे कि उसने क्या कहा है, 5 साल के बाद, 5 years hence, 5 साल के बाद एज क्या होगी, तो 5 साल। प्रेजेंट एज ये है, तो अगर मैं 5 years, अगर किसी की प्रेजेंट एज 30 years है, मैं आपसे पूछूं कि 7 years के बाद उसकी एज क्या होगी, तो आप क्या करेंगे, 30 में 7 ऐड करेंगे और 37 ईयर बता देंगे। यदि मैं आपसे कहूं कि एक कैंडिडेट की एज 20 years है, तो 3 years के बाद उसकी एज क्या होगी, तो आप इसमें 3 ऐड करेंगे और आप 23 उसकी एज बता देंगे। मैं आपसे कहूं कि एक कैंडिडेट की एज 25 years प्रेजेंट में है, तो मैं आपसे पूछूं कि 5 years के पहले, 5 years पहले उसकी एज क्या होगी, तो आप 5 years इसमें से सब्ट्रैक्ट करेंगे और आप एज बता देंगे कि वो 20 years का 5 साल पहले होगा। वही काम यहां हम करने जा रहे हैं। चलिए देखते हैं क्या कहा इसने यहां पर। 5 years hence, 5 साल के बाद क्या होगा, द एज ऑफ द मैन। 5 साल के बाद देखते हैं, 5 साल के बाद एज इसकी क्या होगी, 5 years ऐड करेंगे। इसकी एज क्या होगी, इसमें भी 5 years ऐड करेंगे। इट मीन्स मैन की एज क्या हो जाएगी, x + 5 और सन की एज क्या हो जाएगी, y + 5। तो इसने ये कहा है कि 5 साल के बाद ये जो एज होगी, इस एज का कितने मल्टीप्लाई होगा, 3 times द एज ऑफ हिज सन। यानी कि इसको हम 3 से मल्टीप्लाई करा दें तो दोनों एज इक्वल हो जाएंगे। 3 से मल्टीप्लाई कराएंगे, x + 5 और 3 से मल्टीप्लाई कराए इधर साइड में 3y + 15 और यहां से x और y वाली टर्म से एक साइड में ले आएंगे, 3y इधर आ जाएगा -3y और y इधर माइनस में जाएगा 15 - y। इस तरह से x - 3y = 10, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन आपसे फर्स्ट लीनियर इक्वेशन आई है। आपको इस तरह की इक्वेशन में जो लीनियर इक्वेशन की होंगी तो वहां से आपके पास 2 लीनियर इक्वेशन आएंगी, 2 कंडीशन गिवन होंगी। तो फर्स्ट कंडीशन ये थी। देखते हैं सेकंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन,
अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। सेकेंड कंडीशन में आपने देखा कि 5 years एगो, 5 साल पहले की अगर हम बात करें तो 5 साल पहले जब मैन की जो एज है वो x years है, तो 5 साल पहले कितनी होगी x - 5, और सन की एज कितनी होगी y - 5। तो ये एज के बीच में क्या रिलेशन बताया है, इसने कहा द एज ऑफ द मैन वाज 7 times, जो मैन की एज थी वो 7 times थी द एज ऑफ हिज सन, यानी कि उसके सन की 7 से मल्टीप्लाई कराई तो उसके फादर की एज x - 5 थी। यहां से इसको मल्टीप्लाई करेंगे, इक्वेशन एक साइड में लेकर आएंगे उसी तरह से जैसे ऊपर किया था स्टैंडर्ड फॉर्म में। तो यहां से 7 बाई माइनस मल्टीप्लाई करा 35, यहां इधर x - 7 बाई और माइनस 35 और प्लस 5, ये 5 इधर प्लस में आ जाएगा, x - 7 बाई इक्वल टू -30। यहां पर आपके पास ये 2 इक्वेशन आई हैं। अब इन दोनों इक्वेशन को सोल्व करके प्रेजेंट एज ऑफ द मैन फाइंड करना, इट मींस आपको x फाइंड करना है। इट मींस आपको ये x की वैल्यू फाइंड करनी है। x की वैल्यू फाइंड करने के लिए आप y की वैल्यू सब्ट्रैक्ट करा सकते हो, आप x इजीली कैंसिल कर सकते हो, y की वैल्यू फाइंड करके आप इजीली फिर x की वैल्यू फाइंड कर सकते हो। तो फाइंड हमें इजीली किसकी वैल्यू फाइंड करना है, y की, तो हम y की वैल्यू फाइंड कर लेते हैं। तो यहां से हमने देखा सबसे पहले x, फर्स्ट इक्वेशन क्या थी आपकी x - 3y इक्वल टू 10, एंड सेकेंड इक्वेशन क्या थी x - 7y इक्वल टू -30। तो आप ये दोनों इक्वेशन को नेक्स्ट पेज पर लिख लेते हैं। क्या थी इक्वेशन, x - 3y इक्वल टू 10, ये फर्स्ट इक्वेशन थी, और यहां x - 7y इक्वल टू 30, ये आपकी सेकेंड इक्वेशन थी। देखेंगे -30 थी, यहां पर था x - 3y इक्वल टू 10 और x - 7y इक्वल टू -30, तो यहां पर ये -30। दोनों को आपने सोल्व किया, आप x को कैंसिल करा लीजिए क्योंकि x आपके पास इजीली कैंसिल हो जाएगा, y की वैल्यू फाइंड हो जाएगी। बट आपको फाइंड किसकी वैल्यू कर रही है, x की, तो x की वैल्यू हम फाइंड y की वैल्यू फाइंड करने के बाद कर लेंगे। यहां से क्या हुआ, ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस सब्ट्रैक्ट कराएंगे, तो यहां से दोनों को कैंसिल करने के लिए माइनस साइन चेंज करेंगे। तो यहां से इसकी वैल्यू ये कैंसिल हो गई, -3 + 7 तो प्लस के 4 बाई 30 प्लस 10 40। आपने y की वैल्यू फाइंड की, अगर वो बेटे की एज फाइंड कराता प्रेजेंट एज, तो वो क्या थी 10 years, वो क्या थी 10 years। हम फ्रॉम फर्स्ट से x की वैल्यू फाइंड करा सकते हैं, x - 3y इक्वल टू 10 है, y की वैल्यू पुट की 10 और x इक्वल टू 30 उधर प्लस में हो जाएगा, 10 + 30, इट मींस x की जो वैल्यू आई वो 40 years, x की वैल्यू जो आई वो 40 years, इट मींस D इज ए करेक्ट ऑप्शन। आप चेक करेंगे कि आपके पास y और x की वैल्यू जो है राइट आई है नहीं आई है, आप चेक कर सकते हैं। आप देख सकते हैं कि यहां पर हमने फर्स्ट कंडीशन क्या थी, जो प्रेजेंट एज है वो फादर की कितनी है 40 और बेटे की कितनी है 10। इसने कहा था 5 साल के बाद, तो 5 साल के बाद ये तो हो जाएगी 45 और बेटे की हो जाएगी 15। फर्स्ट कंडीशन यही थी कि ये इसमें 5 ऐड किया 45, इसमें 5 ऐड किया 15। आपने देखा कि इसको अगर 3 से मल्टीप्लाई करते हैं तो इसके ये इक्वल आ जाती है, फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। आप 1 सेकंड में ये कंडीशन चेक कर सकते हैं। सेकंड कंडीशन को भी 1 सेकंड में चेक कर सकते हैं। 5 साल पहले की बात करें तो ये हो जाएगी 35 और ये 5 साल पहले कितनी हो जाएगी 5। आपने सेकंड कंडीशन में देखा था 7 से मल्टीप्लाई कराकर ये आई थी, सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई। आपने देखा कि आपका जो आंसर है वो करेक्ट है, आपने कोई भी मिस्टेक इसमें नहीं की है। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर सेकंड। क्वेश्चन नंबर सेकंड पर चलते हैं। क्या कहा था, पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये पेयर ऑफ इक्वेशंस की बात हुई है, ये दोनों इक्वेशन दे रखी हैं, रिप्रेजेंट पैरेलल लाइंस। ये पैरेलल लाइंस को रिप्रेजेंट करती हैं, यानी फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या है ax
प्लस 2y माइनस 9 इक्वल टू 0। नेक्स्ट सेकेंड इक्वेशन हमने लिखी 3x प्लस by माइनस 18 इक्वल टू 0। इसने क्या कहा, पैरेलल लाइन। यहां पर हमने 3 कंडीशन आपको लिखवाई थी। नंबर फर्स्ट, अगर फर्स्ट 2 रेशियो आपके नॉट इक्वल हैं तो ये यूनिक सॉल्यूशन यानी कि एक सॉल्यूशन की कंडीशन है, एक ही सॉल्यूशन आएगा। और इस तरह की जो इक्वेशन होती हैं वो इंटरसेक्टिंग लाइन कहलाती है। इंटरसेक्टिंग एट वन पॉइंट, एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर केवल इंटरसेक्ट करती है। नेक्स्ट सेकेंड, अगर आपके पास a1 अपॉन a2 इक्वल b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2, अगर नॉट इक्वल फर्स्ट 2 रेशियो के बीच में है तो यूनिक है, नॉट इक्वल लास्ट 2 रेशियो के बीच में है, इसका कोई, ये दोनों इक्वल हैं तो इसका मतलब नो सॉल्यूशन है, कोई सॉल्यूशन नहीं होगा। और सॉल्यूशन जब नहीं होता है जब लाइनें आपस में इंटरसेक्ट नहीं करती, इट मींस कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस। कैसी होंगी, पैरेलल लाइंस। ये कंडीशन हम बता चुके थे। अगर तीनों रेशियो इक्वल हैं तो कंडीशन आपके पास होती है कि ये जो लाइन है ये एक दूसरे को ओवरलैप करती है, कोइंसिडेंट लाइन होती है, तो ये क्या कहलाएंगे, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। कितने सॉल्यूशन रखते हैं, इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन। और इट मींस दोनों लाइन कैसी होती है, ये कोइंसिडेंट, एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं, कोइंसिडेंट लाइंस कहलाती हैं, एक दूसरे को ओवरलैप करती है। 3 कंडीशन याद रखेंगे, फर्स्ट 2 रेशियो नॉट इक्वल, यूनिक सॉल्यूशन, लास्ट 2 रेशियो नॉट इक्वल, फर्स्ट इक्वल होने चाहिए कंडीशन। अगर ये नॉट इक्वल हो गए तो आगे जाने की जरूरत ही नहीं है, कि वो इक्वल हो नॉट इक्वल, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर ये दोनों नॉट इक्वल हुए तो आगे देखने की नीड ही नहीं है, C1 अपॉन C2 का कोई रोल नहीं, चाहे वो इक्वल हो नॉट इक्वल हो, उससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, यूनिक सॉल्यूशन रहेगा। बट अगर ये फर्स्ट 2 रेशियो इक्वल हुए और थर्ड नॉट इक्वल हुआ तो नो सॉल्यूशन है, पैरेलल लाइंस है। तो हमारे पास जो कंडीशन है वो यही है कि पैरेलल लाइंस की। तो पैरेलल लाइंस की ये कंडीशन है, इस कंडीशन का हम यूज करेंगे। यहां से देखेंगे 4 पैरेलल लाइन, 4 पैरेलल लाइंस के लिए कंडीशन a1 अपॉन a2, b1 अपॉन b2 नॉट इक्वल c1 अपॉन c2। आपने देखा a1 की पोजीशन पर a है, a2 की पोजीशन पर 3 है, b1 की पोजीशन पर 2 है और b2 की पोजीशन पर b है। और यहां पर आया नॉट इक्वल टू -9 अपॉन -18, ये है, इसका कोई यहां पर रोल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहां पर ये जो वैल्यूज आई हैं ये इक्वल वाली आई हैं, तो इक्वल वाले रिलेशन हमारे पास ये है। तो अगर हम इसकी क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें, यहां से हमने लिया a अपॉन 3 इक्वल 2 अपॉन b, और ये अगर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दें तो ab की वैल्यू क्या आएगी, 6। ab की वैल्यू क्या आई है, 6। ये b इस साइड और 3 इस साइड, तो ab इक्वल टू 6। क्योंकि इक्वल वाले थे तो इक्वल वाला ही हमने रिलेशन रेशियो यूज किया है। तो यहां से देखा d इज ए करेक्ट आंसर। इस तरह से d आपका एक करेक्ट आंसर हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्वेश्चन नंबर 3। और क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं हम, क्वेश्चन नंबर 3 में क्वेश्चन नंबर 3 में देखते हैं द वैल्यू ऑफ k। हमें k की वैल्यू पूछी है इसमें, इफ क्या के बाद खत्म की है, कट की है, स्टार्ट की है न्यू टास्क। 6k लाइज ऑन द लाइन रिप्रेजेंटेड बाय दिस इज। आपको 9th में काफी पढ़ा होगा कि जो भी पॉइंट लाइन के ऊपर है वो लाइन को सेटिस्फाई करता है। तो यहां से ये वाला पॉइंट सिंस 6k lies on line x minus 3y
प्लस 6 इक्वल टू 0। इट मीन्स x कोऑर्डिनेट 6 है और y कोऑर्डिनेट k है, वो रखेंगे इसमें। तो यहां 6 माइनस 3k प्लस 6 इक्वल टू 0। हमने क्या किया, हमें k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो k वाले टर्म को यहीं रखा, माइनस 3k और 6 प्लस 6 प्लस 12 इक्वल टू 0। 12 को हम राइट साइड में ले जाएंगे, माइनस 3k इक्वल टू माइनस 12। हमने k की वैल्यू फाइंड करनी है, तो माइनस 12 अपॉन माइनस 3, माइनस से माइनस कैंसिल और 3 से ये 4 टाइम्स। इट मीन्स k की वैल्यू आपके पास आई 4। k की वैल्यू आपके पास क्या आई 4। ऑप्शन बी इज करेक्ट। ऑप्शन बी क्या होता है, करेक्ट हो जाता है। कई बार इजी क्वेश्चन आ जाते हैं, लेकिन कई बार स्टूडेंट इसमें भी मिस्टेक कर देते हैं, तो यहां से ध्यान रखेंगे, इजी क्वेश्चन है और 1 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है। चलिए देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट ये कॉन्सेप्ट आपका। देखो, असर्शन और रीजन के जो क्वेश्चन हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट है, बट इनको समझने का तरीका जरा ध्यान से समझेंगे कि एक पॉइंट में क्या क्या कहा गया है। सबसे पहले इसके आंसर को फोकस करते हैं। आंसर इसके ये हैं, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। ए एंड आर दोनों ट्रू हैं, आगे की बात बाद में करेंगे। सेकंड में देखते हैं ऑप्शन बी में, बोथ ए एंड आर आर ट्रू। इसमें भी दोनों ऑप्शन ट्रू दिए हैं, बट इसमें क्या डिफरेंस है वो आगे की तरफ दिया गया है। चलो देखते हैं, इसमें क्या कहा गया, ए इज ट्रू एंड आर इज फॉल्स। इसमें क्या कहा गया कि ए ट्रू है और आर फॉल्स है। यहां पर क्या कहा गया, ए फॉल्स और आर इज ट्रू, यानी कि इसमें ए ट्रू के आपके पास 3 ऑप्शन है, बट ए फॉल्स का केवल एक ऑप्शन है। ध्यान रखिए, नोटेड पॉइंट है ये, तो नोट द पॉइंट कि यहां पर ए ट्रू के आपके पास 3 ऑप्शन है, बट ए फॉल्स का एक ऑप्शन है। अगर आपके पास, आप असर्शन ए को चेक करेंगे, अगर वो फॉल्स निकला तो आपको इस क्वेश्चन में और कुछ देखने की नीड ही नहीं है। ए फॉल्स का केवल एक ही ऑप्शन है, डी। आप डी को करेक्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए, डोंट वेस्ट द टाइम। चलिए देखते हैं आगे। नेक्स्ट, अगर हम इसमें देखें 4 के 4 ऑप्शन में देखें, आर रीजन ट्रू के 3 ऑप्शन है। देखो, आर ट्रू है, इसमें भी आर ट्रू है, इसमें भी आर ट्रू है, बट आर फॉल्स का एक ही क्वेश्चन है, आर इज फॉल्स ऑप्शन है, वो कौन सा, सी। तो अगर यहां से आपने सबसे पहले आपने ए चेक करना है, अगर ए फॉल्स निकला तो डी को टिक करेंगे और क्वेश्चन वहीं खत्म हो जाता है। अगर ए ट्रू निकला, ए में जो भी स्टेटमेंट दे रखा है वो ट्रू है, तो आप आर चेक करेंगे, रीजन चेक करेंगे। अगर रीजन फॉल्स निकला तो आप केवल और केवल सी ऑप्शन को टिक करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। अगर आपके पास ए एंड आर दोनों ट्रू निकले तो दोनों ऑप्शन सी और डी कैंसिल हो जाएंगे। ए और बी में से एक ऑप्शन होगा, वो ऑप्शन कौन सा होगा उस पर देखते हैं, उस पॉइंट पर बात करते हैं। यहां पर क्या कहा गया है कि आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। फर्स्ट ऑप्शन में देखते हैं, ए और आर ट्रू हैं और आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए, यानी को ए को ए स्टेटमेंट को बताने के लिए बी जो स्टेटमेंट का यूज किया जाता है, यानी कि वही रूल यूज है, तब आप लिखेंगे आर इज द करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। अगर ए को बताने के लिए जो आर है उसका उसके साथ कोई रिलेशन नहीं है, इट मीन्स उसको बताने के लिए उसका यूज नहीं किया जाता है, तो आप लिखेंगे आर इज नॉट करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ ए। इस तरह से इन क्वेश्चंस का आंसर देना होता है। चलिए देखते हैं, फर्स्ट देखते हैं, लाइंस रिप्रेजेंटेड बाय द इक्वेशंस। ये इक्वेशन गिवन है, ये इक्वेशन गिवन है, इंटरसेक्ट्स एट ए पॉइंट, एक पॉइंट पर इंटरसेक्ट करती है, इट मींस यूनिक सॉल्यूशन रखती है। तो पहले इक्वेशन को लिखिए, x प्लस 2y इक्वल टू 3, पहले इतने पॉइंट पर बात करते हैं, और ये 2x माइनस वाई इक्वल टू 1। ये यहां से हमारे पास इक्वेशन थी, रीअरेंज करी हमने, 3 को हम लेफ्ट साइड में ले आए और -3 इक्वल टू 0, -1 इक्वल टू 0। यहां से हमने चेक किया a1 अपॉन a2, a1 अपॉन a2, तो a1 की वैल्यू क्या है, 1 है, और a2 की वैल्यू क्या है, 2 है। b1 अपॉन b2 चेक किया, यहां पर क्या है, 2 है और यहां पर -1 है, इट मींस ये -2। तो यहां से आपने देखा फर्स्ट टू रेशियो
इसकी वैल्यू 1/2 है और इसकी वैल्यू -2 है। तो यानी कि यहां से आपने देखा a1/a2 नॉट इक्वल टू b1/b2। इट मीन्स ये करेक्ट है, यूनिक सॉल्यूशन रखेगा ये पेयर और ये केवल एक ही पॉइंट पर इंटरसेक्ट करेगा। तो जब यूनिक सॉल्यूशन रखेगा यानी कि दो लाइनें कट करेंगे, एक ही पॉइंट पर कट करेंगे, यही पॉइंट इसका सॉल्यूशन होगा। ये बात इसने कही है, यहां तक ये राइट है। आगे क्या कहा, दैट इज द सिस्टम हैज इनफाइनाइट सॉल्यूशन। इसने कहा है कि ये जो सिस्टम है इनफाइनाइटली सॉल्यूशन रखेगा। ऐसा होगा ही नहीं, क्योंकि इनफाइनाइटली सॉल्यूशन किस में रखे जाते हैं, जब लाइन ओवरलैप करती है, यानी कि एक लाइन ये है, जस्ट इसके ऊपर ही सेकंड लाइन है, तो एवरी पॉइंट फर्स्ट और सेकंड लाइन दोनों को सेटिस्फाई करता है, इसलिए इसके सॉल्यूशन इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन होते हैं। इट मींस ये जो ऑप्शन है केवल और केवल एक ही सॉल्यूशन था, ऐसा होगा ही नहीं कि इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन हो जाए, एक ही पॉइंट सॉल्यूशन होगा। तो इसका मतलब क्या हुआ, ये फॉल्स है। अब ये फॉल्स है तो आगे जाने की नीड ही नहीं है। ए फॉल्स का केवल एक ही ऑप्शन है, वो है डी, और डी को करेक्ट कीजिए और आगे बढ़ जाइए। बाय द वे अगर ये करेक्ट होता तो तब हम देखते द सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइंस। सिस्टम ऑफ पैरेलल लाइंस कैसे होते हैं, इज नोन एज इनकंसिस्टेंट और नो सॉल्यूशन। ठीक कराए कि जो पैरेलल लाइंस हैं वो क्या करती हैं, वो इनकंसिस्टेंट कहलाती हैं, ठीक है ना। और क्या है, सिस्टम इनकंसिस्टेंट होता है और वो नो सॉल्यूशन भी रखता है। तो इस तरह के ये राइट है हमारे पास, लेकिन इसे देखने की नीड नहीं थी, टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है। आप ए फॉल्स हुआ तो सीधे सीधे डी को आप टिक कीजिए और आगे बढ़ जाइए। चलिए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या कहा, इज द पेयर ऑफ इक्वेशंस। ये एक इक्वेशन है, ये एक इक्वेशन है, ये कह रहा कंसिस्टेंट, यानी कि ये दोनों एक दूसरे के साथ सोल्व की जाती हैं, जस्ट की जा सकती हैं। ये पूछ रहा है क्या, इज द पेयर ऑफ इक्वेशन ये कंसिस्टेंट है। जस्टिफाई योर आंसर, अपने आंसर को जस्टिफाई करना। तो कंसिस्टेंट के लिए आपको बताने के लिए आपको सॉल्यूशन फाइंड नहीं करना है, इसने सॉल्यूशन फाइंड करने के लिए नहीं कहा, टाइम वेस्ट नहीं करना है, इसने केवल कंसिस्टेंट पूछा है। तो कंसिस्टेंट के लिए आपके पास कंडीशन है कि या तो यूनिक सॉल्यूशन हो और या फिर इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन हो, यानी कि लाइन एक दूसरे को ओवरलैप करती हो। तो यहां देखते हैं हम गिवन इक्वेशन x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0, 6x प्लस 3। अच्छा, यहां पर पहले देख लेंगे, एक पॉइंट है यहां पर मोस्ट इंपोर्टेंट क्या है कि ये इक्वेशन तो x प्लस 2y माइनस 3 इक्वल टू 0 में दे रखी है, बट ये जो इक्वेशन है ये स्टैंडर्ड फॉर्म में नहीं गिवन है, क्योंकि x वाली टर्म पहले लिखी जाती है और y वाली टर्म बाद में लिखी जाती है। तो हम इसको रीअरेंज करेंगे, यानी कि x वाली टर्म पहले लिखेंगे, ये x वाली टर्म है प्लस के 3x है, फिर y वाली टर्म है प्लस के 6y है, फिर कांस्टेंट टर्म है -9 है। ये ध्यान रखेंगे, यहाँ स्टूडेंट ये मिस्टेक करते हैं, इसीलिए इस क्वेश्चन को यहाँ डाला गया है, लिखा गया है। तो यहां से आपने पहले ये इक्वेशन x बाई कांस्टेंट टर्म उसी तरह की फॉर्मेट में थी, इसमें पहले x टर्म को पहले लिखा, y को सेकंड नंबर पर लिखा और कांस्टेंट टर्म को थर्ड नंबर पर लिखा। अब आप यहां से तीनों रेशियो फाइंड करेंगे, a1/a2। a1/a2 की वैल्यू क्या है, 1/3। b1/b2 इसकी वैल्यू क्या है, यहां पर b1 की वैल्यू 2 है और b2 की वैल्यू 6 है। 2/6, इट मींस ये कट हुआ इसे 3 टाइम्स और ये वैल्यू भी 1/3। यहां से c1/c2 -3/-9, इट मींस वैल्यू आई 1/3। ऐसे आपने ये देखा कि तीनों रेशियो इक्वल हैं, a1/a2 इक्वल b1/b2 इक्वल c1/c2। आपने तीनों रेशियो इक्वल आए, इट मींस ये जो लाइंस हैं एक दूसरे को ओवरलैप करती हैं। इट मींस जो इक्वेशंस हैं हैव इनफाइनाइटली मेनी सॉल्यूशन, यानी कि यहां से क्या हुआ, इक्वेशंस हैव इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन, यानी कि जो इक्वेशन है वो इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन रखती हैं। तो सिस्टम इज
इज कंसिस्टेंट या दे आर कंसिस्टेंट। सिस्टम यानी कि दोनों का ये फॉर्मेट एक साथ मिलकर सिस्टम ऑफ इक्वेशंस कहलाता है। इज कंसिस्टेंट, ये क्या है आपका, कंसिस्टेंट है। तो यही हमें दिखाना था, ये हमने दिखा दिया। कई बार मैंने देखा है कि स्टूडेंट टाइम वेस्ट करते हैं, इनको सोल्व भी करते हैं। यहाँ इसने सॉल्यूशन फाइंड करा है ही नहीं, इसने केवल सॉल्यूशन का नेचर पूछा था कि कंसिस्टेंट है नहीं है। कंसिस्टेंट टू कंडीशन में होता है, या तो आपका यूनिक सॉल्यूशन हो या आपका इनफिनिटी मैनी सॉल्यूशन हो। इट मींस जब सॉल्यूशन निकाला जा सकता हो, सॉल्यूशन फाइंड हो जाए इक्वेशन का, तो कंसिस्टेंट कहलाती हैं। जब सॉल्यूशन फाइंड नहीं किया जा सकता तो तब वो इनकंसिस्टेंट कहलाती हैं। इफ द सॉल्यूशन ऑफ सिस्टम में एग्जिस्ट देन द सिस्टम इज सेड टू बी कंसिस्टेंट। तो यहां से देखते हैं, या कह सकते हैं आप, द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन हैव वन और मोर सॉल्यूशन देन द इक्वेशन आर सेड टू बी कंसिस्टेंट, तब इक्वेशन आपकी कंसिस्टेंट कहलाएगी। चलिए देखते हैं, ऑन कंपेयरिंग रेशियोज, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है और इस पर डिपेंडेंट क्वेश्चन रेशियो पे आता ही आता है। कंपेयरिंग द रेशियोज, रेशियोज को कंपेयर कराएंगे एंड फाइंड आउट वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन आर कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। उसी तरह से इसने इसमें कहा है। तो यहां पर क्या है, यहां पर ये रेशियो देगा तो कॉमन देगा, यहां लगा हुआ कि ये रेशियो आपको फाइंड करने, ठीक है, नहीं तो ठीक है। तो यहां से a1/a2, b1/b2 एंड c1/c2 एंड फाइंड आउट, और पता लगाना है वेदर द पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशंस कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। जो क्वेश्चन अभी किया था बिल्कुल उसी की तरह से क्वेश्चन है। देखते, गिवन दैट या गिवन इक्वेशंस 3x + 2y = 5, यहां से देखेंगे 2x - 3y = 7। तो हम क्या करते हैं, इनको हम लेफ्ट साइड में ले आते हैं, दोनों को स्टैंडर्ड फॉर्म में ही कन्वर्ट कर लेते हैं। ये माइनस = 0 = 0। यहां से a1/a2 3/2, यहां से b1/b2 2/-3, यहां से c1/c2 -5/7 -7। ये हमने लिखा, यहां से हमने फर्स्ट टू रेशियो देख लिए, ये 3/2 है, ये -2/3 है। तो आपने देखा कि ये दोनों इक्वेशन, दोनों रेशियो, सॉरी फर्स्ट टू रेशियो नॉट इक्वल हैं। तो यहां से आपने देखा इंप्लाइज a1/a2 नॉट इक्वल b1/b2, ये दोनों रेशियो इक्वल ही नहीं है। जब ये दोनों रेशियो इक्वल नहीं है तो हम कह सकते हैं कि ये सिस्टम कैसा, इक्वेशन कैसे सॉल्यूशन रखेंगे, यूनिक सॉल्यूशन रखेंगे। देन द इक्वेशंस हैव यूनिक सॉल्यूशन। So it is consistent system। ये कैसा सिस्टम हुआ, कंसिस्टेंट सिस्टम है। चलिए देखते हैं आगे, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7। हमने बताया था ये x = 2 and y = 1 इज ए सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम ऑफ साइमल्टेनियसली लीनियर इक्वेशन। ये दोनों के साथ साथ सॉल्यूशन है, नहीं दोनों को सेटिस्फाई करेगा तो सॉल्यूशन है, नहीं सेटिस्फाई करेगा तो नो सॉल्यूशन नहीं। तो यहां से हमने क्या कहा, गिवन इक्वेशन, पहले हमने इक्वेशन नंबर फर्स्ट ली और फिर इक्वेशन नंबर सेकंड। पहले फर्स्ट इक्वेशन से देखते हैं, टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट को लेफ्ट हैंड साइड हमने लिया है, यहां से 3x - 2y, और यहां से x और y की वैल्यू पुट की। x की वैल्यू क्या थी 2 और y की वैल्यू क्या है 1। तो यहां से आपने देखा 3 × 2 6 -2 × 1 2, और यहां से आया 4। फर्स्ट इक्वेशन में राइट साइड में क्या था 4 = राइट हैंड साइड। टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ सेकंड, सेकंड यहां से 2x + y, यहां से x की वैल्यू 2 और y की वैल्यू 1, 4 + 1 = 5।
यहां से सोल्व किया 2 मल्टीप्लाई 2 4 और प्लस 1 इक्वल टू 5, और 5 आपने देखा था इसका राइट हैंड साइड थी, राइट हैंड साइड थी। तो यहां से देखा हमने क्या लिखा कि x इक्वल टू 2 एंड y इक्वल टू 1 satisfies both the equation, since x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 satisfy both given equation। both given equation, so x equal to 2 y equal to 1 is a solution of the system of equation, of the given system of equation। आप इस तरह से लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो इस तरह से आपने देखा कि यहां से पहले टेकिंग लेफ्ट हैंड साइड ऑफ फर्स्ट की लेफ्ट हैंड साइड, इसमें आपने x की और y की वैल्यू पुट करने के बाद, सोल्व करने के बाद राइट हैंड साइड यानी कि इसकी राइट हैंड साइड 4 अगर आई है तो x और y ने इसको सेटिस्फाई कर दिया है। इसी तरह से सेकंड में 2x प्लस y लेफ्ट हैंड साइड लेंगे इसके, और यहां से x और y की वैल्यू पुट करने के बाद आया 5, और ये 5 राइट हैंड साइड थी, यानी कि दोनों इक्वेशन को इसने सेटिस्फाई किया है। x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 सेटिस्फाई बोथ द इक्वेशन, दोनों इक्वेशन को सेटिस्फाई किया तो x इक्वल टू 2 y इक्वल टू 1 इज द सॉल्यूशन ऑफ द सिस्टम। इस तरह से ये सॉल्यूशन हुआ किसका, सिस्टम का। नेक्स्ट देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, मेरा फेवरेट क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, द सम ऑफ ए 2 डिजिट नंबर। ये द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर की बात कर रहा है। अगर हम 2 डिजिट नंबर रखें तो आपने देखा होगा जैसे 2 डिजिट नंबर 34 है, तो आप इसको इस तरह से लिख सकते हैं 3 मल्टीप्लाई 10, क्योंकि 10 प्लेस पर आपका 3 है, और प्लस इसको एक्सपेंड कर सकते हैं प्लस, और ये 4 यूनिट प्लेस पर है, यानी कि इस तरह से लिखा जाता है। आपने देखा कि जो 10 प्लेस पर है वो यहां पर आया, ये 10 प्लेस पर लिखा हुआ 10 प्लेस वैल्यू, और यहां पर जो यूनिट प्लेस पर है वो यहां पर आया। इस तरह से हम लिखते हैं। तो अगर मैं यहां से इंटरचेंज करूं 3 और 4 को, 4 और 3 लिखूं, आप इसको 4 मल्टीप्लाई 10 प्लस 3 लिखेंगे, यानी कि 4 यूनिट 10 प्लेस पर है और 3 यूनिट प्लेस पर है। आप इस तरह से इसको लिखेंगे। चलिए देखते हैं, जब हम किसी नंबर को ऐसे लिखते हैं तो ये इस तरह से हम इसको करते हैं, लेकिन यहां से देखते हैं, यहां से लेट किया हमने, लेट 10 प्लेस डिजिट, आपने 10 प्लेस डिजिट को लेट किया, आपने x लिखा। यूनिट प्लेस डिजिट, यूनिट प्लेस डिजिट आपने क्या लिखा, y लिखा। आपने इस तरह से लिखा, तो देन द नंबर को किस फॉर्मेट में लिखा जाएगा, जो 10 प्लेस पर है उसके 10 से मल्टीप्लाई, यानी कि 10 इंटू एक्स, जो यूनिट प्लेस पर है उसकी y से y प्लस y लिख देंगे। तो इस तरह से भी हमने इसको लिखा था। तो नंबर क्या हुआ हमारे पास, ये हुआ। फिर क्या कहा इसने, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर, इनके ऑर्डर को रिवर्स करके हमने नंबर को लिखना है। द नंबर, यही लाइन यहां से लिखेंगे, द नंबर ऑब्टेन्ड बाय रिवर्सिंग द ऑर्डर इक्वल टू एक नंबर जो क्या है, रिवर्स अगर इसका ऑर्डर करें हम तो उससे ऑब्टेन हो, यानी कि y को x की पोजीशन पर, x को y की पोजीशन पर, क्या आया 10y प्लस x अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन क्या कहा था इसमें, द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर, यानी कि ये 2 डिजिट नंबर है, एंड द नंबर ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर, और जो रिवर्सिंग द ऑर्डर करके हमने नंबर निकाला है एक ही नंबर, यानी कि इन दोनों नंबर का सम इज क्या है 99 है, यानी कि क्या हो गया नंबर 10x प्लस y
रिवर्स करके हमने नंबर को फाइंड किया, 10y प्लस एक्स इक्वल टू क्या आया 99। ये फर्स्ट कंडीशन इसने दे रखी है। तो यहां से इन दोनों को प्लस किया, 10x प्लस एक्स कितना आया 10x, और ये x दोनों प्लस में है तो 11x, प्लस 10y प्लस y तो कितना है 11y इक्वल टू 99। और हमने अगर 11 से इसको डिवाइड करा दिया, डिवाइडिंग बाई 11, x प्लस y इक्वल टू 9, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। ये फर्स्ट कंडीशन हमारे पास आई। नेक्स्ट देखते हैं क्या कहा, इफ द डिजिट्स डिफर बाई 3, जो डिजिट्स है वो डिफर हो किससे 3 हो, यानी कि x और y आपस में डिफर जो हो 3 को, अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन। अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन, इसका मतलब क्या है, x माइनस बाई किया तो अगर x बड़ा होगा बाई से तो प्लस के 3 आएगा, और अगर x छोटा हुआ बाई से तो माइनस के 3 आएगा। इसका मतलब डिफर लिखा तो x प्लस माइनस 3 लिख देते हैं। यानी कि ये आपके पास, यहां से आपके पास ये इक्वेशन नंबर आई सेकेंड। तो केस फर्स्ट, इफ फर्स्ट कंडीशन तो यही है x प्लस वाई इक्वल टू 9, और यहां से x माइनस वाई इक्वल टू प्लस 3, इसमें से प्लस 3 ले लिया। फर्स्ट कंडीशन तो ये 9 थी, सेकंड कंडीशन की दो कंडीशन, एक प्लस 3 होगा या माइनस 3, तो प्लस 3 हुआ तो ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट है। और ये हमने थर्ड का फ्रॉम सेकंड, कहां से ली गई है फ्रॉम सेकंड, टेकिंग पॉजिटिव साइन। पॉजिटिव साइन लेने पर हमने इनको सोल्व कराना है, तो सोल्व कराएंगे तो यहां से करेंगे और यहां से दोनों को ऐड करेंगे तो बाई प्लस बाई माइनस बाई कैंसिल हो जाएगा। यहां दोनों को ऐड किया 2x और यहां आया 12, और x की वैल्यू आ गई 6। x की वैल्यू क्या आई है 6, पुट इन फर्स्ट, x की वैल्यू 6 फर्स्ट में पुट की तो 6 प्लस बाई इक्वल टू 9, तो बाई की वैल्यू क्या आ गई 3। द रिक्वायर्ड नंबर नंबर क्या था आपके पास 10x प्लस बाई, 10x प्लस बाई, यानी कि यहां पर 10 x की मल्टीप्लाई किससे हुआ है 6 से, x की वैल्यू 6 है, प्लस x की वैल्यू 6 है तो 10 की मल्टीप्लाई किससे है x से, x की वैल्यू 6 रखी 10 मल्टीप्लाई x, और बाई की वैल्यू कितनी है 3, तो यहां से आया 60 प्लस 3, ये आया 63, यानी कि आपके पास नंबर आया है 63। ये आपका आंसर आया। लेकिन ये केस फर्स्ट में आया जब x माइनस बाई की वैल्यू क्या थी आपके पास +3 थी, लेकिन जब x माइनस बाई की वैल्यू आपके पास -3 होगी तब देखते हैं सेकेंड कंडीशन से, केस सेकेंड। केस सेकेंड में हमने देखा x प्लस बाई इक्वल टू 9, ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट थी, और x माइनस बाई इक्वल टू -3, ये इक्वेशन नंबर 4, और ये कहां से लिया हमने फ्रॉम सेकेंड, फ्रॉम सेकेंड टेकिंग नेगेटिव साइन, लिख सकते हैं इसके साथ टेकिंग नेगेटिव साइन। तो यहां से इनको सोल्व कराएंगे, जैसे ही इनको ऐड किया तो यहां से आया 2x, और यहां से 9 माइनस 3 यानी कि वैल्यू आई 6, और ये वैल्यू आ गई 3। इस तरह से x की वैल्यू 3 आ जाती है। x की वैल्यू 3 हम किसी इक्वेशन में रख देंगे, पुट x इन फर्स्ट इक्वेशन में हमने x की वैल्यू रखी, यहां पर 3 प्लस बाई इक्वल टू 9, तो बाई की वैल्यू आ गई 6। अब हमें नंबर निकालना है, तो नंबर क्या था हमारे पास, द नंबर हमारे पास क्या था 10x प्लस बाई, और 10 मल्टीप्लाई x की वैल्यू आप देख रहे हैं कितनी थी 3, यहां पर रखी 3, प्लस बाई की वैल्यू आपके पास है 6, तो बाई की वैल्यू रखी 6, यानी कि यहां से हुआ 30 प्लस 6, और ये वैल्यू आई 36, यानी कि या तो नंबर 63 होगा या नंबर 36 होगा। इट मींस हेंस द रिक्वायर्ड नंबर इज या तो 63 है और या 36 है। यानी कि आप कंडीशन देख लेते हैं, 63 अगर नंबर है तो देखेंगे द सम ऑफ 2 डिजिट नंबर्स,
एंड नंबर्स ऑब्टेन्ड बाय द रिवर्सिंग द ऑर्डर। देखो 63 नंबर है, अगर ये 63 आंसर हुआ तो इसका रिवर्स ऑर्डर करेंगे 36 हुआ, दोनों को प्लस 99 है। और आप अगर डिफरेंस देखेंगे डिजिट का तो 6 और 3 का 3 ही है। अगर आपने 36 नंबर लिया तो इसके अकॉर्डिंग इनका रिवर्स किया 63, दोनों का सम करेंगे तो 99 फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई, और 36 में 6 और 3 का डिफरेंस 3 है। इट मींस ये दो नंबर हो सकते हैं, ये दोनों नंबर आंसर आ सकते हैं, यानी कि या तो 63 नंबर था वो या 36 नंबर था। इस तरह से हम इसको कह सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8। नेक्स्ट चलते हैं आगे, क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इस तरह का क्वेश्चन भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जा रहा है, ठीक है ना। ये सैंपल है, इसके तरह का क्वेश्चन आ सकता है। सोल्व यानी कि दो इक्वेशन को सोल्व कराया है, एंड हेंस द फाइंड द वैल्यू ऑफ m, और उसके बाद m की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फर्स्ट यू हैव टू सोल्व गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन। सबसे पहले आपको गिवन सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन सोल्व करना होगा, एंड आफ्टर दैट वी हैव टू फाइंड द वैल्यू ऑफ m। तब हम उस किसकी वैल्यू फाइंड करेंगे, करनी होगी m की वैल्यू फाइंड करनी होगी। तो सबसे पहले देखते हैं गिवन इक्वेशन। गिवन इक्वेशंस, यहां पर फर्स्ट इक्वेशन है 11 2x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 24। हम देख रहे हैं x के कोफिशिएंट इसमें सेम है, तो हम क्या करते हैं कि दोनों कोफिशिएंट जब सेम है x के तो हम सब्ट्रैक्ट करा देते हैं, सब्ट्रैक्टिंग फर्स्ट एंड सेकंड, सेकंड फ्रॉम फर्स्ट। यहां से ये माइनस, ये प्लस और ये प्लस, यहां से हमने इसको कैंसिल किया। यहां से 3 + 4 यानी कि 7y इक्वल टू यहां से 35, आपने लिख दिया 35। यहां से y की वैल्यू हमें फाइंड करनी है, तो 35/7 यानी कि y की वैल्यू है 5। y की वैल्यू 5 आई है। इस y की वैल्यू को हम किसी भी इक्वेशन में रख सकते हैं, रखेंगे पुट द वैल्यू ऑफ y इन फर्स्ट, इन इक्वेशन फर्स्ट में हमने रखा, तो फर्स्ट इक्वेशन आपके पास क्या थी, +3 और y की वैल्यू आई है 5 इक्वल टू 11। 2x इक्वल, पहले यहां पर इनको सोल्व कर लेते हैं, यहां पर +15 11 और 2x इक्वल टू 11 - 15। यहां से वैल्यू आई -4, 2x इक्वल टू -4, x की वैल्यू -4/2। यहां से इसको कट किया, वैल्यू क्या आई -2, x की वैल्यू -2 और y की वैल्यू 5। तो यहां से हमने ये सॉल्यूशन निकाल लिया, यानी कि x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5 इज ए सॉल्यूशन ऑफ गिवन सिस्टम। इस तरह से हमने सॉल्यूशन फाइंड कर लिया है। अब सॉल्यूशन फाइंड x और y की वैल्यू फाइंड कर ली है, दोनों वैल्यू को हमें किस में रखना होगा, सेकंड पार्ट देखते हैं, फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ m। सिंस y की वैल्यू क्या दे रखी थी, y इक्वल mx + 3। यहां से x की वैल्यू पुट x इक्वल टू -2 एंड y इक्वल टू 5। यहां से हमने इसमें पुट किया y की वैल्यू 5, यहां पर पुट कर रहे हैं m, x की वैल्यू -2 + 3। यहां से हमारे पास -2m + 3, हमने -2m लेफ्ट साइड में लिखा है, प्लस के 2m आएगा। 5 को माइनस राइट साइड में लेके -5 आएगा। यहां पर आया -2 और m की वैल्यू क्या आ गई, -1। 2 को डिवाइड करा दिया पूरी इक्वेशन को, तो m की वैल्यू क्या आई, -1। तो इस तरह से m की वैल्यू -1 आई। तो यहां से हमने m की वैल्यू फाइंड कर ली। ये 2 पार्ट्स में क्वेश्चन डिवाइड था, 3 मार्क्स का क्वेश्चन ये आता है, तो इस तरह के क्वेश्चन को आप ध्यान रखेंगे। चलिए देखते हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, वर्ड प्रॉब्लम पे ज्यादा काम करने की नीड है इन चैप्टर में, क्वाड्रेटिक में, इसमें और पॉलिनोमियल में। चलिए देखते हैं, इफ द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन, मैंने आपसे बताया था नंबर पे डिपेंडेंट भी इसमें क्वेश्चन आते हैं, तो यहां से देखिए ये न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर पे डिपेंडेंट क्वेश्चन है।
यानी कि सबसे पहले लेट किया आपने न्यूमरेटर, लेट न्यूमरेटर इक्वल टू एक्स एंड डिनोमिनेटर आपने लेट किया डिनोमिनेटर इक्वल टू वाई। तो आपके पास जो नंबर है वो क्या होगा, देन नंबर x अपॉन वाई, यानी कि ये नंबर आपके पास होगा। तो यहां से अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन के अकॉर्डिंग आप देख रहे हैं कि द नंबर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 2। जो न्यूमरेटर है, सॉरी, द न्यूमरेटर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाइड बाई 2। न्यूमरेटर को अगर 2 से मल्टीप्लाई की जाए एंड द डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाई 5 और डिनोमिनेटर में 5 सब्ट्रैक्ट कर दिया जाए तो द फ्रैक्शन बिकम 6 अपॉन 5। तो फ्रैक्शन जो आपके पास होगा वो 6 अपॉन 5 होगा। यानी कि देखेंगे न्यूमरेटर को मल्टीप्लाई किया 2 से तो ये 2x आया और डिनोमिनेटर क्या था 5, उसको रिड्यूस किया, उसको कम किया, -5 यानी 5 सब्ट्रैक्ट कराया तो नंबर आपका 6 अपॉन 5 हो जाएगा। 6 अपॉन 5 ये इसमें कहा गया। तो यहां से अब क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे, ये साइड मल्टीप्लाई, ये साइड मल्टीप्लाई। यहां से देखा आपने 5 मल्टीप्लाई 2x इक्वल टू 6 मल्टीप्लाई 5 माइनस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करा दिया। यहां से आपके पास आया 10x इक्वल टू मल्टीप्लाई कराई 6y माइनस 30। एक साइड में इक्वेशन को लेकर आएंगे 10x माइनस 6y इक्वल टू माइनस 30। आपने देखा सभी में 2 कॉमन है, 2 से डिवाइड करा दीजिए तो ये 5x माइनस 3y और माइनस 15, ये इक्वेशन नंबर आई फर्स्ट। इस तरह से हमारे पास ये फर्स्ट इक्वेशन आ जाती है। अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन अकॉर्डिंग टू सेकेंड कंडीशन में क्या कहा है, इफ द डिनोमिनेटर इज डबलेट एंड द न्यूमरेटर इज, यानी कि क्या कहा, इफ द डिनोमिनेटर इज डबल्ड, अगर डिनोमिनेटर को डबल कर दिया जाए एंड द न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 8। न्यूमरेटर में क्या कहा, x में अगर 8 ऐड कर दें और y को डबल कर दें, 2y कर दें तो नंबर जो आपका होगा द फ्रैक्शन बिकम्स 2 अपॉन 5। तो यहाँ 2 अपॉन 5 हो जाएगा। यहां क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे 5x प्लस 5 किससे मल्टीप्लाई 40 और ये यहां से आया 4y, इससे मल्टीप्लाई कराया हमने, इक्वेशन को एक साइड में ले लिया। 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, ये आपके पास सेकेंड इक्वेशन है। आपके पास 2 इक्वेशन है। फर्स्ट इक्वेशन है 5x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15 और सेकेंड इक्वेशन है 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40। यानी कि इस तरह से हमने ये दोनों इक्वेशन को सोल्व करना है, x और y की वैल्यू फाइंड करनी है और नंबर में जो नंबर फाइंड करना था वहां पर पुट करनी है। चलिए देखते हैं, सोल्व इक्वेशन फर्स्ट एंड सेकंड। सबसे नेक्स्ट पेज पर चलते हैं और नेक्स्ट पेज पर दोनों इक्वेशन को हम लिख लेते हैं। तो देखते हैं फर्स्ट इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 3y इक्वल टू माइनस 15, इक्वेशन नंबर फर्स्ट। सेकेंड इक्वेशन क्या है, 5x माइनस 4y इक्वल टू माइनस 40, ये सेकेंड इक्वेशन है। तो यहां से हमने दोनों को सब्ट्रैक्ट कराया, x कैंसिल किया, ये प्लस का है, माइनस का क्या, ये माइनस का, प्लस का क्या, ये प्लस का क्या, यहां से दोनों कैंसिल और यहां से आया प्लस के बाई इक्वल और यहां पर यहां ये ऐड क्या आया 25। तो बाई की वैल्यू क्या आई 25। अब बाई की वैल्यू 25 किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, पुट बाई इन फर्स्ट बाई को फर्स्ट में पुट किया तो 5x माइनस 3 मल्टीप्लाई 25 और माइनस 15, यहां से आया 5x और माइनस इनकी मल्टीप्लाई गई 75 इक्वल टू माइनस 15। 75 उस साइड ले गए हम,
75 और -15, ये प्लस में चला जाएगा और यहां पर आया आपके पास 60। x की वैल्यू क्या आई? 60 डिवाइड बाई 5। 5 से हमने इसको कैंसिल किया तो x की वैल्यू आई 12। x की वैल्यू क्या आई? 12। द रिक्वायर्ड नंबर इज द रिक्वायर्ड नंबर, x की वैल्यू है 12 अपॉन और बाई द डिनोमिनेटर इसकी वैल्यू है 25। तो ये आपके पास रिक्वायर्ड नंबर हुआ। अब हमारा आंसर राइट है रॉन्ग, हम 2 सेकंड में 3 सेकंड में कैसे चेक कर सकते हैं? यहां से देखा आपने, नंबर ऑफ ए फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाई 2, न्यूमरेटर ऑफ फ्रैक्शन इज मल्टीप्लाई बाई 2। अगर फ्रैक्शन के न्यूमरेटर को 2 से मल्टीप्लाई कर दें तो ये 24 हो जाएगा। और क्या कहा इसने? एंड डिनोमिनेटर इज रिड्यूस बाई 5, अगर इसको 5 से रिड्यूस कर दें, कम कर दें तो 20 हो जाएगा। अगर मैंने इसको कैंसिल किया, 4 से कैंसिल किया तो 6 और ये 5, 6/5 हो जाएगा, यानी कि फर्स्ट कंडीशन इज सेटिस्फाइड। सेकंड कंडीशन देखते हैं, डिनोमिनेटर को अगर डबल कर लिया जाए, डिनोमिनेटर क्या है 25 तो 50 हो गया। और क्या कहा? न्यूमरेटर इज इंक्रीज बाई 8, इसे 8 से इंक्रीज कर दिया जाए, यानी कि ये इसमें 8 ऐड कर दिया जाए तो 20 हो गया। यहां से इसको कैंसिल करेंगे तो ये 2/5, ये आपका सेकंड कंडीशन सेटिस्फाई हो गई। इट मींस ये हमारा राइट आंसर है, इसमें हमने कोई भी मिस्टेक, कैलकुलेशन मिस्टेक नहीं की है। इस तरह से ये क्वेश्चन नंबर 10 हो जाता है। नेक्स्ट देखते हैं, ये आपका केस बेस्ड स्टडी क्वेश्चन है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। और आपके पास देखिए कि इस चैप्टर से किस तरह से क्वेश्चन आ सकता है। यहां देखते हैं, रीड द टेक्स्ट केयरफुली एंड आंसर द क्वेश्चन। सबसे पहले इसको केयरफुली रीड करना है, फिर उसके बाद इसका आंसर करना है। देखते हैं, लोकेश ए प्रोडक्शन मैनेजर है इन द मुंबई में, हायर्स ए टैक्सी हायर करता है वो एवरी डे टू गो टू हिज ऑफिस, अपने ऑफिस जाने के लिए प्रतिदिन। तो द टैक्सी चार्जेस इन मुंबई में जो टैक्सी चार्जेस है वो क्या है? कंसिस्ट करते हैं ऑफ ए फिक्स चार्ज एंड टुगेदर विद चार्जेस ऑफ द डिस्टेंस कवर्ड, यानी कि एक तो फिक्स चार्जेस कवर करते हैं, वो फिक्स चार्जेस कंसिस्ट करता है, और एक पर किलोमीटर एंड टुगेदर उसके साथ क्या करा गया? द चार्जेस फॉर द डिस्टेंस कवर्ड, जितनी डिस्टेंस को कवर करता है उसका चार्ज लेंगे। लेकिन किस तरह से करेंगे कि हिज ऑफिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ ए 10 किलोमीटर, उसका जो ऑफिस है वो 10 किलोमीटर है फ्रॉम हिज होम। फॉर ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर हिज ऑफिस लोकेश पेड 105 रुपीज, इतने पेड करता है। वाइल कमिंग बैक होम, जबकि घर पे आने के लिए क्या करता है? ही टुक अनदर रूट, वो दूसरा रूट लेता है। ही कवर्ड ए डिस्टेंस 15 किलोमीटर, उसमें जो कवर की गई वो 15 किलोमीटर डिस्टेंस कवर की गई है। द चार्जेस पेड हिम वर ₹155, यानी कि वो 155 रुपी पेड करता है 15 किलोमीटर जाने के लिए। तो व्हाट आर द फिक्स चार्जेस? फिक्स चार्जेस निकालना है। तो व्हाट आर द चार्जेस पर किलोमीटर, और ये पर किलोमीटर चार्जेस निकालना है, फाइंड करना है। यानी कि ये दोनों हमें ये बताते हैं, सबसे पहले हमें ये करना है फिक्स चार्जेस लेट करना है और पर किलोमीटर चार्जेस लेट करना है। उसी के अकॉर्डिंग हम अपना वर्क आगे करेंगे। चलिए देखते हैं, तो लिखेंगे लेट फिक्स चार्ज फिक्स चार्जेस क्या है? ₹X लिया, एंड फिर क्या कहा? द चार्जेस पर किलोमीटर, पर किलोमीटर रुपीज बाय लेट किया मैंने ये दोनों चार्जेस लेट कर लिए हैं अकॉर्डिंग टू फर्स्ट कंडीशन। सबसे पहले यहां से फर्स्ट कंडीशन देखेंगे, क्या कहा उसने? हिज ऑफिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, उसका ऑफिस 10 किलोमीटर डिस्टेंस है, यानी कि पर किलोमीटर का चार्ज बाई है, तो 10 किलोमीटर का कितना होगा? 10 बाई। इसमें फिक्स चार्ज हमने ऐड करेंगे, वो कितना है? X। कितने पेड किए उसने?
उसने पेड किए 105 रुपीज। इक्वेशन नंबर फर्स्ट। नेक्स्ट सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन, अकॉर्डिंग टू सेकंड कंडीशन फिक्स चार्ज कितना है x, कितना किलोमीटर गया हुआ अनदर रूट से 15, तो 15 बाई हो गया, पर किलोमीटर चार्ज बाई था 15 किलोमीटर का 15 बाई, और कितने पेड किया उसने 155, ये हो गया सेकंड। दोनों को सोल्व करेंगे, एक्स वाई की वैल्यू फाइंड करेंगे, ए बी के आंसर आ जाएंगे। देखेंगे सोल्विंग फर्स्ट एंड सेकंड। फर्स्ट एंड सेकंड, अगर दोनों को आपने सब्ट्रैक्ट कराया, आपने देखा सेकंड माइनस फर्स्ट, सब्ट्रैक्ट कराएंगे, सेकंड में से फर्स्ट सब्ट्रैक्ट कराएंगे, एक्स में से एक्स सब्ट्रैक्ट कराया 0, सब्ट्रैक्ट कराना जानते हैं आप। 10 बाई को इसमें सब्ट्रैक्ट कराया 5 बाई इक्वल टू 105 को सब्ट्रैक्ट कराया 50, तो बाई की वैल्यू क्या आ गई 10, बाई की वैल्यू क्या आई 10। अब बाई की वैल्यू 10 किसी एक इक्वेशन में रख दीजिए, आपने वो वैल्यू 10 फर्स्ट इक्वेशन में रखी, पुट बाई इन फर्स्ट इक्वेशन, पुट बाई इन फर्स्ट, फर्स्ट क्या थी x प्लस 10 बाई इक्वल टू 105, तो आपने 10 मल्टीप्लाई x बाई की वैल्यू पुट की 10, 105, x इक्वल टू x प्लस 100 105, x इक्वल टू 5, 100 इधर सब्ट्रैक्ट करा देंगे तो 5 आ जाएगा। अब इसके आंसर देंगे, आंसर देखेंगे फर्स्ट का, द फिक्स चार्जेस, वो क्या लेट के दिया आपने x, वो क्या है ₹5, x लेट किया था। नंबर बी, द चार्जेस पर किलोमीटर, वो क्या लेट किया था आपने बाई, तो वो बाई क्या है आपके पास 10, रुपीज क्या आ गए 10। इसने कहा इफ द फिक्स चार्जेस आर 20, इसने कहा अगर फिक्स चार्जेस 20 हो, इसने क्वेश्चन को ही चेंज कर दिया है, ए बी, यहां हमारा आंसर ये कंप्लीट आ चुका है। एंड चार्जेस पर किलोमीटर आर 10 रुपीज, और अगर पर किलोमीटर के चार्ज 10 रुपीज हो, तो देन द हाउ मच लोकेश पेड टू पे फॉर द ट्रेवलिंग ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर, तो 10 किलोमीटर की डिस्टेंस को पर क्या चार्ज करेगा, तो देखेंगे टोटल अमाउंट इक्वल टू फिक्स चार्ज लेगा पहले, और 10 किलोमीटर पर 10 बाई एक्स, फिक्स चार्ज कितना है 20 प्लस, और बाई कितना है 10, तो यहां से 20 प्लस 100 इट मीन्स क्या हुआ है 120, तो क्या आ गए ₹120, टोटल अमाउंट क्या आ गए ₹120, ये सी का आंसर है। इसी तरह से डी देखेंगे, फाइंड द टोटल, ये और में आता है एग्जाम में, जब ये आता है और में आता है, सी और डी और में होंगे। डी देखते हैं, फाइंड द टोटल अमाउंट पेड बाय द लोकेश फॉर द ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड 25 किलोमीटर फ्रॉम ऑफिस टू होम। अगर वो ये 10 किलोमीटर, उसने क्या कहा फाइंड आउट टोटल अमाउंट फाइंड करनी, पेड बाय लोकेश फॉर द ट्रेवलिंग 10 किलोमीटर फ्रॉम होम टू ऑफिस एंड 25 किलोमीटर फ्रॉम ऑफिस टू होम। फिक्स चार्जेस एंड चार्जेस पर किलोमीटर आर एज इन फर्स्ट एंड सेकंड। चलो यहाँ 25 लिखा हुआ 25, लेकिन वो ऑफिस के लिए जब गया था तो 10 किलोमीटर अदर रूट से आया था 15, तो यहाँ 15 ही होगा। अगर 25 आए तो 25 से आंसर आपको देना है, ठीक है ना। यहाँ मैं 15 से ले रहा हूं क्योंकि वही था फाइंड आउट द टोटल अमाउंट पेड बाय द लोकेश, लोकेश ने कितनी अमाउंट पेड की है उसके बारे में देखते हैं। नेक्स्ट पेज पर देखते हैं डी, और मैं यहाँ 15 ही ले रहा हूं, 15 ही था। अगर 25 रहेगा क्वेश्चन में 25 देना, तो टोटल अमाउंट पेड बाय लोकेश, तो टोटल अमाउंट फाइंड करते हैं। टोटल अमाउंट पहले क्या था, वो 10 किलोमीटर ऑफिस गया, कहां से हाउस, क्या कहा हिज ऑफिस इज एट ए डिस्टेंस ऑफ 10 किलोमीटर फ्रॉम हिज होम, उसके होम से ऑफिस गया 10 किलोमीटर यानी कि 10 बाई प्लस एक्स प्लस कितने किलोमीटर गया 15, तो 15 बाई होम, ऑफिस से होम। तो यहां से देखा
x प्लस एक्स 2x, 10 प्लस 15 25। अब आपने देखा था 2 मल्टीप्लाई, जो फर्स्ट केस में, फर्स्ट और सेकंड केस में फिक्स और 4 लिए थे वही लेने हैं। ये थे 5 प्लस 25, ये थे 10, यहां से 10 लिए, दोनों की मल्टीप्लाई कराई 10 और दोनों की मल्टीप्लाई कराई 250, और इस तरह से ये रुपीज आए 260। इस तरह से 260 रुपीज आपके आए, यानी कि लोकेश ने ये रुपीज पेड किए टोटल ऑफिस से होम से ऑफिस और ऑफिस से होम जाने के लिए। तो ये इसने पूछा था इसमें। तो ये इस तरह से हमारा ये जो पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन का पार्ट 2 वीडियो कंप्लीट हो चुकी है। माय डियर स्टूडेंट, अगर मेरे पढ़ाने का मेथड आपको अच्छा लगा हो और ये जो क्वेश्चंस हैं ये मोस्ट इंपोर्टेंट एग्जाम ओरिएंटेड टाइप क्वेश्चन है, इनको देखने के लिए जो भी स्टूडेंट 10th क्लास में पढ़ रहा हो, किसी भी बोर्ड एग्जाम को दे रहा हो, उससे कहिए कि नीरज त्यागी क्लासेस को सब्सक्राइब करे और बोर्ड एग्जाम मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस की सीरीज देखे। उससे क्या होगा, उसका कॉन्फिडेंस इतना हाई हो जाएगा कि उसके सारे के सारे क्वेश्चंस बोर्ड एग्जाम के इजीली सोल्व होंगे, अंडर टाइम सोल्व होंगे। तो मेरी वीडियो को लाइक करें, लाइक करें, शेयर करें और मेरे चैनल नीरज त्यागी क्लासेस को सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग माय वीडियोस। जय हिंद, जय भारत।